नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम लोग जो मिनी प्रैक्टिस सेट देख रहे थे आइए उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा जो है उसको किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। तो जो दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। और कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों 1829 में समाप्त किया गया। और इसमें एक भारतीय नेता जो थे, महान नेता जिनको कहा जा सकता है, भारतीय थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि सती प्रथा को किस गवर्नर के समय समाप्त किया गया। तो विलियम बेंटिक, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। और 1829 में समाप्त किया गया। और ये सती प्रथा किसके प्रयासों से समाप्त किया गया? जो भारतीय थे, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई जितनी भी समितियां थी उनमें किसके अध्यक्ष जो थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ भी है, प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति और संघ संविधान समिति। तो दोस्तों ये 4 समितियाँ जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? नेहरू जी थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा प्रारूप समिति होगा, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? तो प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। नेक्स्ट झंडा समिति दोस्तों मैंने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 और डी में दिया गया है 26 जनवरी 2015। तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो दोस्तों 2 अक्टूबर क्यों चुना गया? तो 2 अक्टूबर दोस्तों महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? तो 2014 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बीपीएससी 65वीं में पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी 65 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। और ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आइसोप्रोपिन, स्टाइरिन, विनाइल एसीटेट, प्रोपिन, इनमें से कोई नहीं। एकदम दोस्तों ये बीपीएससी 65वीं का क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे तो आप इससे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आइसोप्रोपिन। क्या होगा? आइसोप्रोपिन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है आपके। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है।
तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष, यानी प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। और इसमें दोस्तों सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, यानी प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। और ये 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा से चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों 1 वर्ष का होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा लंबा है, तो मैं इसको थोड़ा आपको स्किप करके दिखाऊंगा नीचे करके। तो निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु है? तो दोस्तों ये जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी जो है पूर्वी या पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु है? तो दोस्तों यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ और नालामलाई की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन बिंदु है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये दोस्तों जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लें या नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको भी चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश अधिनियम है जिसने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली को विचार को प्रस्तुत किया? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1793, बी है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 यहाँ राइट आंसर होगा, यानी संसदीय प्रणाली जो थी ब्रिटिश अधिनियम की संसदीय प्रणाली का विचार जो प्रस्तुत किया गया चार्टर एक्ट 1853 में प्रस्तुत किया गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले कब हुई, इसको आप जानिए। तो इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है दोस्तों 1885 में होती है। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। और इसकी स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो 1885 में A.O. होम के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? A.O. होम के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ था दोस्तों। पुणे में होने वाला था लेकिन पुणे में नहीं हुआ, बाद में उसको ट्रांसफ़र करके मुंबई में कर दिया गया, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। पहला अधिवेशन दोस्तों मुंबई में होता है, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? डफरिन था। और दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में स्थापना होती है। गवर्नर जनरल दोस्तों डफरिन था और इसका जो संस्थापक थे दोस्तों A.O. होम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विशेषाधिकार दिया? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में विशेषाधिकार दिया, यानी एक अधिकार दिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विशेषाधिकार दिया। तो चार्टर एक्ट 1893 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो वो अधिनियम कौन सा। तो ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और डी में दिया गया चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों एलिजा इम्फे थे। कौन थे मुख्य न्यायाधीश। एलिजा इम्फे और इनके अलावा 3 और न्यायाधीश थे। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो कलकत्ता में स्थापना होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत होती है और मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसका कार्य क्षेत्र जो था दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, यानी इसका कार्य क्षेत्र 3 जगहों में बटा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 1773 के अंतर्गत भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा विश्वविद्यालय डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, यानी दिल्ली का जो विश्वविद्यालय था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। उसके द्वारा 3 विश्वविद्यालय बनवाए गए, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ये तीनों दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मिनी प्रैक्टिस सेट था जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप इसको चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या इसको 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो दोस्तों पीसीएस और आपके बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो और आपके दिमाग पे जोर दे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।